गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि हम फ्रिक्शन का चैप्टर कर रहे थे, आज उसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक भी बस दो ही बचे हमारे। उसमें हम पढ़ेंगे एक फ्लूइड, फ्लूइड किसको बोलते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? तरल। तरल किस पदार्थ को बोलते हैं, और तरल से हमें किस तरह की घर्षण मिलती है, इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फ्रिक्शन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है। जैसे हमारा लिक्विड है, हम कहते हैं कि पानी बह रहा है, हम कहते हैं कि हवा भी बह रही है, हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पानी क्या है? लिक्विड। ठीक है। और जो हमारी हवा है वो क्या है? गैस। इसका मतलब है कि साइंस के टर्म्स में जब हम फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं साइंस की टर्म, तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी। वो सभी चीज़ें जो फ्लो कर सकती हैं, वो लिक्विड हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, जो भी चीज़ें फ्लो कर सकती हैं, ईजिली मूव कर सकती हैं, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। ठीक है। अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में हम बोलते हैं तरल घर्षण। तरल घर्षण क्या होता है कि आपने महसूस किया होगा, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, उसमें अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, मान लो हमारी हवा इस तरफ से चल रही है और हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो हमें मुश्किल हो जाती है। अगर हम साइकिल चला रहे हैं या फिर कुछ और, तो वो हवा की गति हमें फील होती है, हमें मुश्किल होती है साइकिल चलाने में, ज़्यादा ज़ोर लगता है। मतलब क्या है? ये हवा भी हमारे मोशन को रोक रही है। और फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वही तो फोर्स है जो हमारे मोशन को स्टॉप करता है और मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो कोई भी फ्लूइड, कोई भी तरल पदार्थ जब घर्षण लगाता है, तो उस तरह के घर्षण को हम क्या कहते हैं? तरल घर्षण या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे इसमें लिखा है कि आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि वायु अत्यंत हल्की होती है, उसके बावजूद उसमें गति करने पर हमें वायु घर्षण का बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी, उनके अंदर से जब हम गति करते हैं तो घर्षण बल लगाते हैं। जैसे कि नॉर्मल चलने पे हमें इतनी फोर्स नहीं लगानी पड़ती, पर अगर वही डिस्टेंस हम पानी के अंदर ट्रैवल करें, स्विमिंग करें, तो स्विमिंग करते वक्त हमें कितना ज़ोर लगाना पड़ता है। तो क्या हुआ? पानी भी फ्रिक्शन लगा रहा है, घर्षण लगा रहा है। और पानी क्या है? फ्लूइड है ना। तो वो फ्लूइड जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। इंग्लिश में देख लेते हैं। जैसे फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि उसके अंदर मूव कर रही है, मोशन थ्रू देम। जैसे हवा के अंदर से गुजरते हैं हम, स्विमिंग करते वक्त पानी के अंदर से गुजरते हैं, तो जो भी फ्लूइड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है हमारे मोशन के अपोजिट। हमारी मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये फ्लूइड फ्रिक्शन है। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम और क्या नाम से जानते हैं? हम इसको ड्रैग भी बोल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluid is also called drag. ड्रैग एक अनदर नेम हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंड किस पे करता है? एक तो स्पीड, अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो हमें उसमें चलने में ज़्यादा परेशानी होगी। अगर नॉर्मल हवा थोड़ी सी कम धीरे धीरे चल रही है तो उसमें हमें परेशानी कम होगी, मतलब हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्पीड पे डिपेंड करता है उस फ्लूइड की, प्लस हमारी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे कैसे करता है? जैसे आपने देखा होगा पक्षियों की शेप हमसे अलग है, पर वो तो हवा में ही उड़ते हैं, हवा में ही चलते हैं। मतलब क्या है कि उनकी शेप उनके लिए कुछ ऐसा काम करती है जिससे जो उनकी तरफ से फ्रिक्शन लग रहा है, जो वो फ्रिक्शन फील कर रहे हैं, वो कम हो। तो हमारी किस किस पे डिपेंड कर गई? एक स्पीड पे, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड। नेचर ऑफ द फ्लूइड कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर पानी है और वो बहुत पानी की जगह मैं कुछ और ले लूँ, जो थिक सा फ्लूइड है, कोई थिक मटेरियल है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसके अंदर से हमें गुजरने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करने के लिए क्या करना होगा? अगर हमें मोशन दिखाना है तो उसके फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा रूल हो गया। तो हम क्या करते हैं? इस प्रोसेस में अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। तो हम कुछ और चीज़ें देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ कर सकें, ताकि हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकें। वो हम आगे देखेंगे कि जो स्पेशल शेप्स होती है वो कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है।
जैसे अब यहाँ पे है कि साइंटिस्ट को कहाँ से आइडिया मिला कि स्पेशल शेप्स से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो बच्चा, जो हम कुछ भी सीखते हैं तो हम अपने नेचर से ही सीखते हैं, हम अपने नेचुरल फिनोमेना को ही ऑब्जर्व करते हैं और उसी से कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। हमारा नेचर, जो हमारी प्रकृति है, वही हमें सारी चीज़ें सिखाती है। तो नेचर में हवा में कौन घूम रहा है? पक्षी घूम रहे हैं। और पानी में कौन मूव कर रहा है? पानी में हमारी फिशेस मूव कर रही हैं। जब हमने इनकी शेप्स को स्टडी किया कि ये इतनी आसानी से कैसे मूव कर पा रहे हैं जबकि हमें ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, तो हमने क्या पाया कि इनकी कुछ पर्टिकुलर शेप्स हैं, इनकी कुछ अपनी बनावट है जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं। जैसे बर्ड और फिशेस है, वो हर वक्त फ्लूइड्स में ही मूव करते हैं, तो इनकी जो बॉडी है उसने क्या कर लिया है, अलग तरह की शेप बना ली है, मतलब एक अलग तरह की स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है जिससे उन्हें लेस एनर्जी लगती है, उन्हें अपनी कम ऊर्जा लगानी पड़ती है उसी मूवमेंट को करने के लिए। तो क्या होता है, हमारी शेप इफ़ेक्ट करती है हमारे फ्रिक्शन पर। ठीक है, इतना समझ आया? जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये। जैसे हमारा पक्षी है, उसी की शेप पे हमने अपना एरोप्लेन बनाया, क्योंकि एरोप्लेन हमें हवा में उड़ाने के लिए चाहिए, हवा में मूवमेंट करता है। तो हमने इसकी शेप से सीखा, हमने नेचर में ऑब्जर्व किया, इनकी शेप से सीखा और फिर हमने अपने एरोप्लेन की शेप उसी तरह की बनाई। तो हमें क्या पता चला कि इस जो एरोप्लेन में फ्रिक्शन लग रहा है वो नॉर्मल फ्रिक्शन से कम लग रहा है। अब फ्रिक्शन अगर कम लगेगा तो हमें हवा में मूव करने के लिए फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारी एनर्जी को सेव करेगा। इतना समझ में आया? आपके चैप्टर में बेटा इतना ही है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।